नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार यह देखा जाता है कि लोन डिफॉल्ट के केस में, लोन डिफॉल्ट के मामले में बैंक और एनबीएफसीज के बिहाफ पर काम करने वाले उनके थर्ड पार्टी लोन रिकवरी एजेंट्स या फिर उनकी कलेक्शन टीम के द्वारा लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर को डराया धमकाया जाता है कि भैया हम आपके ऊपर बीएनएस की धारा 318 316 के तहत केस मुकदमा दर्ज करवा देंगे, आपके ऊपर हम प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करवा देंगे मजिस्ट्रेट कोर्ट में। हम आपके ऊपर आपके नियरेस्ट, आपके नजदीकी पुलिस थाने में जाकर आपके ऊपर हम एफआईआर लॉन्च करवा देंगे, एफआईआर दर्ज करवा देंगे और आपको बीएनएस की धारा 318 316 की धमकी दी जाती है। दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीएनएस की धारा 318 316 यह कोई नया कानून, कोई नई धारा नहीं है। पहले जो हमारा पुराना आईपीसी हुआ करता था उसके अंदर इन्हीं धाराओं को दोस्तों सेक्शन 420 और 406 के नाम से जाना जाता था। अब जो बीएनएस की धारा 318 है ना, पहले वो सेक्शन 420 आईपीसी की सेक्शन 420 कही जाती थी और जो अभी 316 है बीएनएस, वो पहले आईपीसी की सेक्शन 406 कही जाती थी। दोस्तों, बस यहाँ पे नंबर बदला है। बस इसी नए नंबर का यूज करके ये लोन रिकवरी एजेंट्स, बैंक एनबीएफसीज के जो भी कलेक्शन टीम वाले हैं, वो लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर को इन्हीं धाराओं के नाम पर डराते और धमकाते हैं कि भैया केस मुकदमा दर्ज करवा देंगे, एफआईआर दर्ज करवा देंगे, परेशान हो जाओगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह जाओगे। दोस्तों, कई बार ये भी देखा जाता है कि जो बैंक एनबीएफसीज हैं वो कई बार इस प्रकार का एक टैक्टिस और प्रैक्टिस खेलते हैं। लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर के ऊपर एक मानसिक तनाव, एक टेंशन, एक बोलते हैं ना, एक मेंटल प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश भी करते और कई बार तो कोर्ट में बीएनएस की धारा 318 316 के तहत प्राइवेट कंप्लेंट भी दर्ज करवा देते हैं और कई बार तो पुलिस स्टेशन में प्रेशर दबाव बनाकर दोस्तों लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर के ऊपर एफआईआर भी दर्ज करवा देते हैं। दोस्तों, लेकिन डियर फ्रेंड्स, आपके मन में एक प्रश्न ये बनता है कि सर जी, हमने बहुत सारी वीडियोस देखी है, आपने खुद अपनी वीडियोस बनाई है बहुत सारी, उसमें आपने कहा है कि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना यह कोई अपराध नहीं है, यह कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, तो कैसे ये पॉसिबल हुआ? दोस्तों, पॉसिबल तो हो सकता है, बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो जाती है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, लेकिन होना और बाद में वो सिद्ध होना, प्रूव होना दोस्तों, वो इतना आसान नहीं है। आरोप लगने, आरोप लग जाना वो आसान है, लेकिन उस आरोप को सिद्ध करना वो आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। दोस्तों, तो लोन कंपनी का ये कहना है कि आप चीटर हैं, फ्रॉडर हैं, आपने अपराध किया है, तो आरोप तो लग सकते हैं, लेकिन वो आरोप को सिद्ध करना दोस्तों आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, यदि ऐसा कुछ इस प्रकार का कोई भी कंप्लेंट या फिर एफआईआर यदि आपके ऊपर हो भी गया है, तो डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार के एफआईआर, इस प्रकार के प्राइवेट कंप्लेंट को बहुत ही आसानी से आप खत्म करवा सकते हैं, क्वैश करवा सकते हैं। दोस्तों, बस आपको करना क्या, आपकी जो भी स्टेट की जो कंसर्न जो हाई कोर्ट है या फिर जहां पर भी यह केस मुकदमा कंप्लेंट दर्ज हुआ है, उस जुरिस्डिक्शन का जो भी हाई कोर्ट होगा, वहां पे जाके आपको क्वैशिंग की पिटीशन फाइल करनी है और एक मजबूत ड्राफ्ट, एक मजबूत पिटीशन लगाकर दोस्तों एक बढ़िया अच्छे एडवोकेट के माध्यम से बहस आर्गुमेंट करवा के आप आपके ऊपर दर्ज एफआईआर या फिर प्राइवेट कंप्लेंट जो बीएनएस की धारा 318 316 के तहत दर्ज हुआ है ना, उसको आप खत्म, क्वैश करवा सकते हैं। दोस्तों, डेफिनेटली 100%। डियर फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट्स ने अपने जजमेंट्स में, अपने लाइक ऑर्डर्स में कई बार ये कहा है कि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट करना, लोन के पैसे ना चुकाना, ये कोई अपराध नहीं है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। दोस्तों, ये अपराध, ऑफेंस कब बन जाता है पता है? जब व्यक्ति का, लोन के बोरोवर का, डिफॉल्टर का शुरुआत से ही एक बैड इंटेंशन है कि मैं लोन ले लूंगा और बाद में लोन भरूंगा ही नहीं मैं। इंटेंशनल डिफॉल्ट, विलफुल डिफॉल्ट अगर ऐसा कुछ रहेगा तो फिर ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जा सकता है। लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कि लोन के बोरोवर्स, लोन के डिफॉल्टर्स ईएमआई कंटिन्यूअसली भरते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल भरते हैं, लेकिन होता क्या है, आगे चलकर इन्हीं विषम परिस्थितियों, चलते आर्थिक हालातों के कारण ईएमआई टूटने लग जाती है, काम धंधा छूट जाता है लोन के बोरोवर का, घर में मेडिकल इमरजेंसीज आ जाती है, बिजनेस व्यापार में भारी भरकम नुकसान आ जाता है, नुकसान हो जाता है। तो क्या ये सारी चीजें क्या लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर के कंट्रोल में था? नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये सारी चीजें बियॉन्ड द कंट्रोल है। तो अब कोई स्थिति परिस्थिति मेरी खराब हो गई, कोई घटना घट गई, कोई इंसिडेंट हैपन हो गया, तो मेरी उसमें क्या गलती है? तो यहाँ पे व्यक्ति का इंटेंशन तो दिख रहा था ना भैया, कि वो लगातार ईएमआई भर रहा था, अचानक बीच में स्थिति परिस्थिति खराब हुई तो ईएमआई डिफॉल्ट हुआ ना।
तो यहां तो स्टार्ट से तो इंटेंशन बढ़िया था, गुड था ना, बैड इंटेंशन था ही नहीं। तो बीएनएस की धारा 318 316 चीटिंग एंड फ्रॉड कैसे बनेगा? लोन कंपनी ये कहती कि भैया तुमने फर्जी दस्तावेज दिए हैं, आपने फेक डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। कि भैया जब कोई भी कंपनी लोन देती है ना तो 10 बार उसका वेरिफिकेशन करती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऑफिस पे विजिट करके ऑफिस का वेरिफिकेशन, घर पे आते घर का वेरिफिकेशन, गारंटर से, आस पड़ोस से, सबसे पूछते हैं। तो दोस्तों गलती हो ही नहीं सकती कि आप फेक डॉक्यूमेंट्स दे दो आप। और आपको विलफुल डिफॉल्टर कभी कभी बोलते भैया विलफुल डिफॉल्टर हो आप। विलफुल डिफॉल्टर कैसे है? मैंने कितनी सारी ईएमआईज भर दी है मैंने, और मैं हर एक नोटिस का नियम कानून से जवाब रिप्लाई दे रहा हूं। लोन रिकॉल की नोटिस हो, लीगल डिमांड नोटिस हो, सेक्शन 25 की नोटिस हो, 138 की हो, आर्बिट्रेशन की हो, मैं प्रॉपर हर एक नोटिस का रिप्लाई जवाब दे रहा हूं। तो मैं विलफुल डिफॉल्टर कैसे बना? मेरा शुरुआत से इंटेंशन अच्छा था, हर एक नोटिस का मैं जवाब दे रहा था। तो मैंने यहाँ पे चीटिंग एंड फ्रॉड मैंने कैसे किया? मेरा इंटेंशन बैड कैसे हुआ? बिल्कुल भी नहीं हो सकता दोस्तों। इसीलिए लोन कंपनियां बस आरोप लगा सकती हैं, एक मेंटल प्रेशर आपके ऊपर बनाने के लिए, एक मानसिक दबाव बनाने के लिए आपके ऊपर केस मुकदमा दर्ज करवा सकती, लेकिन उस केस मुकदमे को वो प्रूव नहीं कर सकती दोस्तों, सिद्ध नहीं कर सकती। इस बात को नोट कर लेना, क्योंकि आपका इंटेंशन बढ़िया है, गुड है। आपने अपने डिफॉल्ट के बारे में लोन कंपनी को तुरंत इमीडिएटली आपने बता दिया, प्रायर नोटिस के माध्यम से, इंटीमेशन लेटर के माध्यम से, कि मेरी इस प्रकार से स्थिति खराब है, मैं आगे आने वाली कुछ महीनों तक मैं ईएमआईज नहीं भर पाऊंगा, लेकिन मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि आगे भविष्य में जब मेरी स्थिति ठीक हो जाएगी तो डेफिनेटली 100% में जो भी अमाउंट बाकी रहेगा, ओवर ड्यूज, आउटस्टैंडिंग, सब मैं चुकता कर दूंगा। आपने ये सारी चीजें बैंक के साथ में साझा की है, आपने कम्युनिकेट किया है। तो दोस्तों यहां पे क्रिमिनल ऑफेंस बनता ही नहीं है, आपराधिक मामला बनता ही नहीं है। यदि बना भी दिया तो टेंशन मत लेना, तुरंत इमीडिएटली हाई कोर्ट मूव करना और वहां पे जाके क्वैशिंग की पिटीशन फाइल करना। दोस्तों मैं गारंटी दे रहा हूं कि इस प्रकार के सारे कंप्लेंट, केस, मुकदमे, एफआईआर सब क्वैश खत्म कर दिए जाएंगे दोस्तों, मैं गारंटी दे रहा हूं डियर फ्रेंड्स। दोस्तों क्या आपको पता है लोन की ईएमआईज डिफॉल्ट करना, लोन की ईएमआईज नहीं भरना, ये एक सिविल बात है, एक सिविल का मामला है दोस्तों। इसके अंदर क्रिमिनल ऑफेंस बन ही नहीं सकता है, भैया बना दिए तो क्या कर सकते हैं। तो हमें अपना डिफेंस, अपना आर्गुमेंट्स रखकर खत्म करवाना है, दैट्स इट। तो सिविल का मामला है, ये मामला सिविल में जाना चाहिए, क्योंकि यहां पे ईएमआईज आपने नहीं भरा ना, दैट मींस कि आपने यहां पे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का ब्रीच किया, उल्लंघन किया। जब आपने लोन लिया था तो लोन लेते समय आपने एक अग्रीमेंट साइन किया था, आपने ये कहा था कि भैया भविष्य में जो भी ईएमआईज हर महीने की रहेगी मैं बराबर रेगुलर भरूंगा, और इस अग्रीमेंट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हैं उसका मैं पालन करूंगा, मैं एक भी ईएमआई तोड़ूंगा नहीं। तो भैया अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको तोड़ना, आपने कहा था मैं भरूंगा, आपने नहीं भरा, तो आपने अग्रीमेंट के, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन को तोड़ा। दैट मींस कि यहां पे एक सिविल वाद बन गया, तो ये मामला सिविल न्यायालय में जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। अब ये क्रिमिनल ऑफेंस, ये सब सारी चीजें, ये आपराधिक मामले ये क्यों बन रहे हैं? सिर्फ आपके ऊपर एक मानसिक तनाव, एक मेंटल प्रेशर, एक हैरेसमेंट कि भैया ये आदमी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगा, एक वकील खड़ा करेगा, भरपूर पैसा खर्चा करेगा, तारीख पे जाएगा, तो अपने आप ये इसको समझ में आ जाएगा। तो ये करेगा क्या फिर बेचारा? ये एक लोन खत्म करने के लिए दूसरा लोन, दूसरा लोन खत्म करने के लिए तीसरा लोन, तीसरा लोन खत्म करने के लिए चौथा लोन, और ऐसे ऐसे करके ये मल्टीपल लोन्स में फंस जाएगा, मल्टीपल लोन्स में फंस जाएगा, ये लोन के ट्रैप में फंस जाएगा, लोन के जाल में फंस जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस प्रकार का कृत्य, एक्ट बिल्कुल मत करना। अगर गलती से कोई केस मुकदमा दर्ज भी हो गया तो डरना घबराना बिल्कुल भी मत, इसको थोड़ा सा फेस करना, इससे लड़ना, इससे फाइट करना, और मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों ये मामले लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। ये जैसे ही मामला कोर्ट में पहुंचेगा, आप जैसे ही आप वहां पे अपना वकील खड़ा करेंगे, अपना डिफेंस मजबूती से रखेंगे, ये मामला पहले ही तारीख पर, पहले ही डेट पे खत्म हो जाएगा दोस्तों। डियर फ्रेंड्स इस बात को नोट कर लेना। डियर फ्रेंड्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक लैंडमार्क जजमेंट्स में कहा था, सतीश चंद्र रतनलाल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2019 का मामला, इसमें एकदम क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया लोन की ईएमआईज डिफॉल्ट करना, लोन की ईएमआईज नहीं भरना, लोन ना चुका पाना, ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, यह कोई अपराध नहीं है। ये तो भैया एक कॉन्ट्रैक्ट, एक अग्रीमेंट का ब्रीच है, ये तो सिविल वाद है। जानबूझकर इंटेंशनली ऐसे मामलों को क्रिमिनल कलर देना, ये अपने आप में बहुत गलत है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस लैंडमार्क जजमेंट में ये सारी बातें कही हैं।
यदि व्यक्ति का फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द इनिशियल यदि उसका बैड इंटेंशन नहीं है कि भैया मैं पैसे नहीं भरूंगा, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, तो फिर यहां पे तो ऐसा कोई मामला बनता ही नहीं है चीटिंग एंड फ्रॉड का, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का बनता ही नहीं है। तो इस प्रकार का कृत्य बैंक एनबीएफसीज बिल्कुल भी ना करे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट अपनी लैंडमार्क जजमेंट्स में कहा है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, यदि कोई भी लोन रिकवरी एजेंट डराता है, धमकाता है, तो डरने का नहीं दोस्तों। और मैं आपको ये बताता हूं, 100 में से 2-4 मामलों में ही इस प्रकार के केस मुकदमे दर्ज होते हैं। बाकी अगर आप अपने कानूनी ज्ञान, लीगल नॉलेज से यदि आप फाइट करेंगे, जवाब देंगे दोस्तों, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। एकदम बिंदास, एकदम कंफर्टेबल रहिए, एकदम जॉयफुल तरीके से आप जिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, लोन रिकवरी एजेंट्स डराते धमकाते, डरने का नहीं, ठीक है। अपना राइट्स, अपना अधिकार आप जानकर रखो और उसके मुताबिक उनसे बात करो। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होती है, तुरंत इमीडिएटली दोस्तों बैंक एनबीएफसीज को लीगल प्रायर नोटिस भेजे, इंटीमेशन लेटर भेजे। कोई भी लीगल नोटिस आती है, लोन रिकॉल की नोटिस, लीगल डिमांड नोटिस, सेक्शन 25, 138 आर्बिट्रेशन, बीएनएस 318, 316 का लीगल नोटिस, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने का लीगल नोटिस, कुछ भी आए, हर एक नोटिस का नियम कानून से, कानूनी भाषा में जवाब दीजिए। यदि आपके लिए पॉसिबल है, आप समर्थ, आप पढ़े लिखे, कानून के जानकार हैं, तो आप खुद जवाब दीजिए। यदि आपको कोई दिक्कत समस्या आती है, तो बढ़िया किसी अच्छे लॉयर के संपर्क में रहकर, उनसे कांटेक्ट करके उनके लीगल एडवाइस और गाइडेंस में हर एक नोटिस का नियम कानून से जवाब दीजिए। कई बार ये लोन कंपनियां बार बार फर्जी फेक नोटिस भेजती रहती है कि जिससे कि आप परेशान हो जाओ, हर एक नोटिस का जवाब दे देकर थक जाओ, आपका पैसा बर्बाद हो जाए, थोड़े बहुत जो आपके पास घर खर्च के हैं वो भी खत्म हो जाए। इसीलिए वो बार बार आपको नोटिस भेज भेज के आपको डरते धमकाते हैं। तो ऐसे में आपको एक ठंडे दिमाग से आपको एक वकील रखना है, वकील की गाइडेंस में आपको नोटिस का जवाब देना है। जो फर्जी और फेक है उसका जवाब मत दीजिए, लेकिन जो जेन्युइन नोटिस है उसका जवाब दीजिए। सेक्शन 25, 138 आर्बिट्रेशन और बीएनएस 318, 316, ये 4-5 नोटिस के नाम याद रखिए, इनका जवाब जरूर दे दीजिए दोस्तों। यदि आप नहीं देंगे, आपका पक्ष, आपका डिफेंस अपना जवाब नहीं देंगे, तो ऐसे में लोन कंपनी ये समझेगी कि आप एक विलफुल डिफॉल्टर हैं, आप जानबूझ के पैसे नहीं दे रहे हैं, आप इंटेंशनल डिफॉल्ट कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप अपने आप को छिपा रहे हैं और हाइड कर रहे हैं। तो ऐसे में ये मामला कोर्ट तक भी जा सकता है दोस्तों। इसीलिए नियम कानून से चलिए, बैंक एनबीएफसीज को कोऑर्डिनेट करिए, उनसे उनके संपर्क में रहिए, उनके हर एक नोटिस का, हर एक मेल का जवाब देते रहिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि विलफुल डिफॉल्टर ना बने, इंटेंशनल डिफॉल्ट ना करिए। यदि पैसे आपके पास हैं तो पैसे देकर मामले खत्म कर दीजिए दोस्तों। ये कोर्ट कचहरी, ये नोटिस का जवाब, रिप्लाई, बैंक एनबीएफसी से बातचीत करना, बार बार कॉल उठाना, वो घर पे होम विजिट्स करेंगे फिर उनको फेस करना, ये सारी चीजें आप कब तक करोगे? यदि पॉसिबल है, पैसे हैं, तो देकर मामला खत्म कर दो। पैसे नहीं है तो कोशिश करो कि भैया बैंक एनबीएफसी से बातचीत करके, कोऑर्डिनेट करके मामले को सेटल्ड करके ले लो दोस्तों। सेटलमेंट करवा लो। यदि आपका लोन्स एनपीए में जा चुका है, आपका लोन काफी पुराना हो चुका है, तो लोन कंपनी को ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट का रिक्वेस्ट लेटर भेजिए, बैंक से बातचीत करिए और अपने मामले को सेटल्ड करके ले लीजिए और इस कर्जे की जाल से मुक्त हो जाइए दोस्तों, और बची हुई जिंदगी को एकदम मस्त, एकदम जॉयफुल तरीके से आप जिए दोस्तों। ये गुड गुड के टेंशन लेके जीने वाला सिस्टम बंद करिए, खत्म करिए। तो यदि पैसे हैं तो पैसे दीजिए, यदि पैसे नहीं है तो मामले को अच्छे से देखिए, चलाइए, ठीक है, और सेटलमेंट करवाइए। लेकिन टेंशन प्रेशर में जीना मत, बिल्कुल भी मत जीना, क्योंकि कानून आपके साथ में है, मैं आपके साथ में हूं। कभी भी कोई भी तकलीफ, दिक्कत, समस्याएं आए, आपके संपर्क में कोई वकील है तो आप उनसे संपर्क कर लीजिए, यदि नहीं है तो आप मुझसे संपर्क करिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, हर एक चीज में आपकी मदद करूंगा। यदि आपका कोई मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुका है, किसी भी स्टेट में, चाहे वो जयपुर हो, अहमदाबाद हो, कलकत्ता हो, लुधियाना हो, बेंगलुरु हो, चेन्नई हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, कोई भी स्टेट हो, अगर कहीं केस मुकदमा दर्ज हुआ है तो डरना घबराना बिल्कुल भी मत दोस्तों। मैं आपको वकील, एडवोकेट्स में आपको प्रोवाइड करूंगा और मैं खुद आपके साथ में रहकर आपके इस मामले को मैं हैंडल करूंगा। आपको डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं, बस ईमानदार रहिए और आपका जो मन है उसको आप सच्चा रखिए बस, ठीक है। मन में गलत विचार बिल्कुल मत लाइए, ठीक है। जिंदगी, लाइफ, भगवान ने हमें एक बार इस धरती पर भेजा है, तो बुज़दिल की तरह गलत कृत्य करके भगवान के पास मत जाना दोस्तों, ठीक है। जिंदगी मिली है तो एकदम मजबूती से, बढ़िया, अच्छे से जिए, ठीक है। आपके पीछे आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपके मेंबर्स हैं, ठीक है, तो उनको भी आपको देखना है, तो उनको आपसे कुछ उम्मीद है, तो उस उम्मीद पर खरे उतरना, ठीक है। कभी भी कोई भी गलत कदम बिल्कुल मत उठाना, ठीक है। ऐसा मन में कुछ गलत विचार आ रहे हैं ना, तो मुझे एक बार याद करना, मैं आपके साथ हूं, आपको मोटिवेट करूंगा दोस्तों, लेकिन गलत कदम कभी मत उठाना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।